हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको मैंने अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप के प्रभाव के बारे में बताया था और उसके मैंने आपको दोनों ही फॉर्म बताए किस प्रकार से ताप जो है अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करता है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था मैंने कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो। तो उन दोनों मेथड्स में से, दोनों विधियों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ऊष्मा रसायन टॉपिक के अंतर्गत अभी तक जो भी आपको टॉपिक करवाया है, विशेषकर अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में जो टॉपिक आपने पढ़ा है, करवाया है मैंने, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उनको भी तकलीफ होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, क्योंकि अधिकांशतः मैंने देखा है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स को ढंग से पढ़कर समझ नहीं पाते और उन्हें समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक दो न्यूमेरिकल करवाना चाहूँगा जिससे आपको कुछ हल्का सा एक आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो लिखें फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो 98 केल्विन ताप, एक्चुअल में यह क्या होता है, 298.15 केल्विन होता है। वो स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो आता है 298। अमूमन हम लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता है 298.5 केल्विन, राइट। तो 298 केल्विन ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। तो ये हमें देख के मालूम हो जाता है कि ये जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब की स्थिति है, राइट। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 1 एटमॉस्फेयर दाब। ओके। दाब पर 1 मोल बेंजीन के, दाब पर 1 मोल बेंजीन के पूर्ण ऑक्सीकृत होने पर पूर्ण ऑक्सीकृत क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। पूर्ण ऑक्सीकृत होने पर 800 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। 800 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है। स्थिर आयतन पर इस अभिक्रिया की ऊष्मा की गणना करना है। स्थिर आयतन पर इस अभिक्रिया की ऊष्मा ज्ञात कीजिए या उसकी गणना कीजिए। ठीक है। तो बच्चों में यह बताना चाहूँगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न को, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ें कि उस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। जैसे मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि सबसे पहले जो दिया गया यहाँ पे कि 298 केल्विन ताप
और 1 एटमॉस्फेयर दाब, इससे तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस है, ये मानक अवस्था पे हो रही है। और यहाँ पे इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि जो दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, आंसर की बात करें तो क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है, टी आपका दे रखा है 298.15 या 298 मान के चलो केल्विन। तो चूंकि यहाँ पे तापमान केल्विन में दे रखा है तो आपको कुछ भी कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में होता तो उसको आप केल्विन में परिवर्तित करते। दाब आपका दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडल दाब दिया हुआ है। 1 मोल बेंजीन मतलब एन भी दे रखा है आपका 1 मोल। इसके पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर मुक्त उष्मा की मात्रा दे रखी है आपको, मुक्त उष्मा अर्थात डेल एच इज इक्वल टू, मुक्त हो रही है तो -800 किलो कैलोरी, इस प्रकार से लिखते हैं हम। तो ये चीज़ आपको गिवन है और इसी आधार पर आपको हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन निकालें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 मोल किसका है, बेंजीन। तो बेंजीन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, C6H6, 1 मोल है, लिक्विड होता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, पूर्ण ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जिस बेंजीन की क्रिया होगी किससे होगी, ऑक्सीजन से क्रिया होगी, जब भी तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकृत होगा वो। अगर हम C6H6 की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में जब बेंजीन ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो हमें प्राप्त होता है एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा प्लस में प्राप्त होता है हमारा H2O। तो ये क्या है हमारा लिक्विड, और ये क्या होता है, गैस होता है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है इसमें, डेल एच इज इक्वल टू -800 किलो कैलोरी। ये इसी प्रकार से लिखते हैं ना केमिकल रिएक्शन, जैसा कि पहले बताए थे हम पिछले वीडियो में, रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार लिखते हैं, लिक्विड है, ये भी यहाँ पर गैस है। अब इस रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हमने बनाया है, इसको हमको बैलेंस करना है। कैसे होगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6, हाइड्रोजन कितना है, 6, ये तो इतना ही रहेगा क्योंकि हमें मालूम है कि 1 मोल है तो 1 मोल का मतलब इतना ही रहेगा। 6 कार्बन है तो इधर भी 6 कार्बन कम से कम होना चाहिए। तो 6 कार्बन करने के लिए कम से कम यहाँ पे 6 तो लिखना ही पड़ेगा, 6 CO2 हो गया। तो अगर हम 6 CO2 कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 6 दूनी 12। तो 12 ऑक्सीजन कैसे होगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, O2 लिखा हमने। अच्छा, यहाँ पे H2O भी है। अभी हमें ये भी मालूम है कि H2 कितने हैं, 6। तो कुल H कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो 6 कैसे होगा, जब यहाँ पे हम 3 लगाएंगे तब जाके हाइड्रोजन 6 होगा, इससे ज़्यादा हाइड्रोजन की गुंजाइश नहीं है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, 15 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15/2, किस फॉर्म में है ये, 2 के फॉर्म में, 7.5 हो जाएगा, 7.5 × 2 15 हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो आपको यहाँ पर पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो भी दे रखा है, जैसे 1 मोल बेंजीन दे रखा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, तो हमें ये मालूम चल गया कि बेंजीन ऑक्सीजन में अभिक्रिया होगी, और बेंजीन ऑक्सीजन में अभिक्रिया होने के पश्चात हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, इसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा टी दे रखा है 298, और इसका मान हम किस समीकरण में रखेंगे, क्या निकालना है हमें, अभिक्रिया की उष्मा की गणना करना है। तो अभिक्रिया की उष्मा गणना किस प्रकार से करेंगे, स्थिर आयतन पर कर रहे हैं तो डेल ई की गणना करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस
डेल एन जी अगर आपको ध्यान हो तो आर टी, आर गैस स्थिरांक है, इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर, ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, 1.987 इंटू 10⁻³ कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स। ये हमने क्यों लिया है कि कैलोरी फॉर्म में, क्योंकि हमारा वैल्यूज जो दे रखा है वो किलो कैलोरी फॉर्म में ही है। ठीक है, तो आर के वैल्यू हमें वही सिलेक्ट करना होगा जो दिए हुए यूनिट से मैच खाती हो। ठीक है, तो इस समीकरण से डेल ई क्या हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल एच हमारा दिया हुआ है -800 और यहाँ पे माइनस डेल एन जी। डेल एन जी क्या होगा बच्चों, -1.5 इंटू आर का वैल्यू रख दो 1.987 10⁻³ इंटू टी का मान दे रखा है 298.15। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -800 प्लस 0.888 एंड दिस इज इक्वल टू -799.11 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। डेल एन जी क्या है, उत्पाद माइनस क्रियाकारक में मोल की संख्या। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल नेफ्थलीन क्वेश्चन 2, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल नेफ्थलीन को स्थिर आयतन पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। को स्थिर आयतन पर, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे स्थिर आयतन यहाँ भी है तो हमें डेली निकालना होगा। स्थिर आयतन पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। इससे CO2 और जल प्राप्त होता है। इससे CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, सॉरी द्रव बनता है, जल की जगह द्रव का यूज करें, द्रव बनता है। ठीक, अभिक्रिया में 538.8 किलो जूल उष्मा मुक्त होती है। अर्थात ये जो वैल्यू है किसका है, डेल एच का, उष्मा मुक्त होती है। स्थिर दाब पर इस अभिक्रिया की उष्मा गणना कीजिए। तो हमें निकालना क्या है, अभिक्रिया उष्मा ज्ञात करना है, ये फाइंड आउट करनी है, और ये कंडीशन है स्थिर दाब पर। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो R है वो आपको गिवन है 8.314 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स। यहाँ ध्यान रखें, उष्मा जो मुक्त हो रही है वो किलो जूल में हो रही है, इसलिए R का वैल्यू भी हम जूल में ही लेंगे।
तो हल करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको रिएक्शन लिखना आवश्यक है। तो चूँकि हम यहाँ पे क्या लिया है, हमने नेपथलीन लिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर के अंदर रिएक्शन क्या होगा, नेपथलीन C10H8। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के जो फार्मूले आपको ध्यान रखना चाहिए। नेपथलीन था, यहाँ पे बेंजीन था, तो इनके सूत्र आपको मालूम होना चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और इसकी क्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से हो रही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको कर रहे हैं, तो प्राप्त हो रहा है हमें CO2 और दूसरा प्राप्त हो रहा है हमें द्रव के रूप में है जल। ये लिक्विड फॉर्म हो गया, ये इसका गैस हो गया। ऑक्सीजन भी हमें मालूम है कि ये गैस होता है, और नेपथलीन जो है वो भी मालूम है कि ये एक ठोस सॉलिड होता है। पूरा हम अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। कार्बन की मात्रा है यहाँ पे 10, यहाँ पर है 1, तो सीधे सीधे हम 10 कार्बन कर देंगे, 10 CO2 हो गया। अब 10 CO2 होने से क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया 24, 10 दूनी 20। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, अभी तक O2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो 8 है, तो 8 करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, 4H2O। अब हमारे पास ऑक्सीजन की स्थिति भी स्पष्ट हो गई। ऑक्सीजन कुल हमारे पास कितना हो गया, 20 और 4 24। तो 24 ऑक्सीजन करने के लिए इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 2 24। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। और जैसा कि हमें मालूम है कि जो अभिक्रिया हो रही थी वो स्थिर आयतन पर हो रही थी, और जो ऊष्मा मुक्त हुई है वो E कहलाएगी। ये था हमारा 5138.8 किलो जूल। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन पूरा हो गया। डेल एन जी कितना है आपका, डेल एन जी इज इक्वल टू 10 - 2। डेल एन जी आपका यहाँ पर 10 - 12, ये हो गया आपका -2। डेल ई आपका गिवन है, आर आपका गिवन है, टी आपका गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो टी का मान हो जाएगा 298.15 केल्विन। और फार्मूला हमारा वही है, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। अगर इस फार्मूले में हम डेल ई, डेल एन जी, आर और टी का मान रख दें तो स्थिर दाब पर जो अभिक्रिया ऊष्मा होगा उसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। आप मान रख के देख लेना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। डेल एच का जो मान आएगा वो आएगा -5143.75 किलो जूल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और रिएक्शन भी अगर मान लो आपको याद नहीं है तो कम से कम नेपथलीन है, बेंजीन है, इस टाइप की जो भी केमिकल्स हैं उनके फार्मूले आपको याद होंगे, तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।